दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों संस्कृत के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं हैं और इन संज्ञाओं में से सवाल हमेशा आता है। तो दोस्तों संज्ञाओं को हम समझने के लिए आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों देखिए, हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे और हमने पिछले लेसन में पढ़ा इत संज्ञा। ठीक है, इत संज्ञा इन छह सूत्रों से होती है। आज हम पढ़ेंगे लोप संज्ञा। तो दोस्तों लोप यानी दिखाई दे रही चीज का दिखाई नहीं देना ही लोप कहलाता है और इसका सूत्र होगा अदर्शनम लोप है, यानी कि उस चीज को वहां से अपन हटा देते हैं। इस सूत्र के द्वारा उसका अदर्शन हो जाता है, यानी वो वहां है तो सही, लेकिन लोप संज्ञा के लिए सूत्र लगाएंगे अदर्शन लोप है और वो वहां से हट जाएगा। तो ये लोप संज्ञा का सूत्र हुआ अदर्शन लोप है। ठीक है दोस्तों, दूसरी है संहिता संज्ञा। ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। इसका सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता, यानी कि दो अक्षरों के बीच बिल्कुल बहुत ही क्लोज संबंध होना चाहिए, यानी कि सन्निकर्ष होना चाहिए। अच्छा, ये सन्निकर्ष होता कहां है? देखिए एक पद में, जब भी कोई एक पद होगा उसमें सन्निकर्ष होगा, वरना वो पद नहीं बनेगा। मान लीजिए आपने आप कहा गांव और आप शाम को कहेंगे आने, यानी कि गाय को लेकर आओ, तो वो मिलेगा ही नहीं, तो उसका अर्थ ही नहीं बनेगा। तो पद जब भी होता है जब उसका अर्थ हो, तो इसलिए एक पद में संहिता संज्ञा होती है। दूसरी संहिता संज्ञा कहां होती है? धातु में होती है, क्योंकि धातु का अर्थ होता है। तो इसके अलावा कहां होती है? उपसर्ग कारक में होती है, यानी कि उपसर्ग जो है धातु के बिल्कुल साथ जुड़ना चाहिए, शब्द के बिल्कुल साथ जुड़ना चाहिए, तो ही उसका अर्थ होगा, तो ही उसमें संहिता संज्ञा होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा कहां होती है? समास में। ये याद समास का है, हम जो समास बनाते हैं तो उसमें अगर निकट संबंध नहीं होगा तो वो संहिता संज्ञा नहीं कहलाएगी। अच्छा, फिर वाक्य के प्रसंग में। दोस्तों वाक्य के प्रसंग में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संहिता करे अथवा नहीं करे। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि राम इधर आओ, या कोई और अपन संस्कृत का सब्जेक्ट ले ले, तो वाक्य के प्रसंग में हम देखेंगे कि वक्ता की इच्छा पर ही निर्भर करेगी, यानी कि वो उसको मिला के लिखता है अथवा नहीं है। जैसे अपन ये सूत्र ले लेते हैं आदि अंत्येन संहिता, तो अपन इसको चाहेंगे तो वक्ता चाहेगा तो ऐसे लिखेगा आदि अंत्येन संहिता, लेकिन उसकी इच्छा होगी तो उसको मिलाकर लिखेगा इस तरह से आदि अंत्येन संहिता, तो ये संहिता संज्ञा कहलाएगी। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। संहिता संज्ञा समझने के लिए एक देखो, मैं आपको बताता हूं। ये आप एक शब्द देखिए, सुदुपास्य, ये एक शब्द है सुद्युपास्य। अब हम इसकी संधि करेंगे तो ये बनेगा सुधी प्लस उपास्य। अब यहां इसकी संहिता संज्ञा करनी है हमें, यानी कि इनको मिलाना है, तो बीच का जो गैप है ना, तो वो हम इसका खत्म करेंगे, उसको हटाएंगे। तो देखिए सुधी में धी का ई है और इसका उ, ये दोनों बिल्कुल निकट आ जाएंगे, दोनों निकट आ जाएंगे, तो ये बनेगा ये, रूप बनेगा आपका क्या? सुद्युपास्य। यानी कि इनके दोनों के बीच जो संहिता संज्ञा थी ई और ऊ के बीच, उससे ये बना है। ठीक है दोस्तों, तो यही संहिता संज्ञा है, यानी कि शब्दों बिल्कुल अक्षरों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल इतना क्लोज होना चाहिए कि शब्द को बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो और उसका अर्थ निकले। यही संहिता संज्ञा है, हमें संहिता संज्ञा समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं संहिता संज्ञा के अलावा प्रत्याहार संज्ञा की। अब है आपकी प्रत्याहार संज्ञा, यानी कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, ये भी ये बताता है अपने आप में। अच्छा, इसका सूत्र कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता, आदि अंत्येन संहिता, यानी कि अंतिम संज्ञा के वर्ण के साथ साथ प्रारंभिक वर्ण की संज्ञा प्रत्याहार कहलाती है। अच्छा, इसमें यदि वर्ण तथा इस संज्ञा वर्ण के बीच विद्यमान वर्णों का ग्रहण होता है, जैसे हम कोई भी प्रत्याहार ले लेंगे, जैसे अण प्रत्याहार ले लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है? देखिए कि इसमें आदि वर्ण और अंतिम वर्ण, प्रत्याहार संज्ञा कब होगी? जब इसमें आदि वर्ण यानी पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, इन दोनों के बीच जो वर्ण है उनका भी ग्रहण, यानी कि हम इसी के बीच उनका भी ग्रहण कर लेंगे।
तो अण प्रत्याहार में अपन लेंगे ए ई उ ने। तो ये इसमें इसका आदि वर्ण और अंतिम वर्ण, इसके साथ साथ इन दोनों बीच के वर्णों का भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हुई प्रत्याहार संज्ञा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है कि इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। अब आप जब पूछेंगे, कोई हमसे पूछेगा कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, ए आता है, ई आता है, उ आता है। लेकिन जब प्रत्याहार का नाम लेंगे तब तो अण होगा, लेकिन प्रत्याहार के अंतर्गत शब्द पूछेगा या अक्षर पूछेगा तो हम इसका नाम नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये विशेष चीज है कि इसमें इत्संज्ञा वाले वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। अच्छा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्रत्याहार के नाम बताए थे कुल 44 होते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रत्याहार संज्ञा मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे संयोग संज्ञा, यानी कि संयोग क्या है। आपने काफी पढ़ा होगा संयोग संज्ञा के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा संयोग संज्ञा क्या है और इसे कैसे याद रखें। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। सबसे पहली बात तो ये सवाल जो अक्सर एग्जाम में आता है वो याद है कि संयोग संज्ञा किन के बीच होती है। तो दोस्तों बस इसमें एक चीज विशेष बात है कि संयोग संज्ञा हमेशा हल वर्णों के बीच ही होगी, स्वर वर्णों के बीच नहीं होगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लें, इसको याद कर लें, आपको अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि संयोग संज्ञा कहां होती है, हमेशा हल वर्णों के बीच में ही होती है। यदि दो व्यंजन वर्णों के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, दो व्यंजन वर्ण यानी दो हल वर्ण, इनके बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगी संयोग संज्ञा। जैसे हम देख लेंगे इंद्र, ये है इंद्र। ठीक है दोस्तों। अब इंद्र में आप देखिए, एक तो ये न आधा, ठीक है ना, फिर ये दे में रे लगा हुआ है, आप देखो तो ये भी आधा है, यानी दोनों व्यंजन हो गए ना, क्योंकि इनमें स्वर कहीं भी नहीं है, तो इन दोनों वर्णों के बीच कहीं कोई गैप भी नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा या तीसरा स्वर वर्ण भी नहीं है, तो ये बनेगा इंद्र। तो ये आप समझ सकते हैं इंद्र के उदाहरण से कि इसके बीच जो है संयोग संज्ञा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।